स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई सेकेंड ईयर की एक क्लास है और आप देख रहे होंगे क्लास नंबर 24 लिखा है और साथ में ये भी लिखा हुआ कि ये फाइनल क्लास है। फाइनल क्लास है इसका मतलब भाग नहीं जाना है आपको, रुकिए। फाइनल क्लास इन द सेंस की जो क्वेश्चंस की हम लोग सीरीज करा रहे थे आईटीआई सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए, तो यहाँ कवर हो रहा है टोटल क्वेश्चन। हालांकि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनके मन में ऐसा विचार आ सकता है कि जो पीडीएफ है वहां नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो मैं आपको बता दूं बहुत से क्वेश्चंस रिपीटेड हैं और थोड़े बहुत क्वेश्चन स्किप भी किए गए है ना। बहुत से क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, स्पेशली जो आप देखोगे इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस थे या फिर आपके जो नेमिंग वर्ड से रिलेटेड थे, है ना, तो वो सब रिपीटेड थे, तो हमने वहां पर उनको कम किया है, प्लस कुछ क्वेश्चन भी स्किप किए गए हैं और फाइनल हो जाएगी आपकी क्लास आज 24। इसके पहले 1 to 23 आपको जरूर देखना चाहिए। और एक चीज और मैं अश्योर कराता हूं अपनी तरफ से, अगर आपने ये टोटल 24 क्लासेस देख ली हैं डे 1 से, यानी क्लास 1 से क्लास 24 आपने कंप्लीट देख लिया है, सिर्फ देखना नहीं, एक तो होता हमने ऐसे फॉर्मली देख लिया, मैंने एक मैसेज और भी दिया था कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को करना बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ एक शर्त है। शर्त यह है कि जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं उसको आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन को समझना ही चैलेंज है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आंसर दे लोगे। बहुत ही फेमिलियर टाइप का हमारे रियल लाइफ से नॉर्मल एग्जांपल्स होते हैं इसमें, तो बहुत आसान सब्जेक्ट होता है। बस चैलेंजिंग ये होता है कि क्वेश्चन बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते हैं। मैंने देखा बहुत से टीचर्स भी नहीं समझ पाते हैं, बच्चों को तो आप छोड़ो। तो आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ो एटलीस्ट, अगर आपको आ भी रहा है ना कोई आंसर उसका, तब भी क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने के बाद आंसर दो, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है वही अपने आप में आंसर भी है, एक तरह से उसी में आंसर आपका छिपा होता है। तो एम्प्लॉयबिलिटी को तैयार करने का सबसे आसान तरीका है कि क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए और पढ़ने के बाद सोचिए कि क्या कह रहा है, क्योंकि जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो बहुत ही अजीब होता है एम्प्लॉयबिलिटी में। विशेष करके मैं आपसे कहता हूं कि इंग्लिश वाले शब्दों पर ध्यान दो, और अगर शब्दों को तोड़ तोड़ के भी पढ़ोगे तो भी आप समझ जाओगे। हालांकि आपको लग रहा होगा कि यार ये लास्ट क्लास है तो इतना टाइम खराब कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और एक और चीज कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस की जो भावनाएं हैं, जो क्वेश्चन कह रहा है, अगर आप वो समझ गए हैं और फुल कॉन्सेप्ट के साथ पूरी क्लास आपने पढ़ा है, क्योंकि हम लोग एमसीक्यूज ऐसे टाइम पास वाला नहीं कराते हैं। एक शब्द अगर मिलता है तो उस शब्द का क्या मतलब है वो समझाते हुए चलते हैं, किस टॉपिक से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन वो भी बताते हुए चलते हैं। तो हमने बेहतर तरीके से आपके लिए सब कुछ तैयार करके सामने दे दिया है। अब बारी आपकी है कि आप कितने अच्छे से इसको यूटिलाइज कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। रिलेटेड पीडीएफ आपको इस वेबसाइट पर समय समय पर अपडेट मिलते रहते हैं, तो इनको जरूर आप चेक करिएगा। वेबसाइट पर जाना है, कोर्स का ऑप्शन है, globaliti.org पर जाना है, कोर्स पर क्लिक करते हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों कोर्स मिलता है। आप सेकेंड ईयर में जाइए और इससे रिलेटेड आपको वहां पर हमारा एडिट किया हुआ, हमारे द्वारा ऑर्गेनाइज किए हुए क्वेश्चंस भी आपको वहां पर मिलेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी मिलता है इस वेबसाइट पर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 346, यानी इसके पहले हमने 345 क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, चलिए। ऑन कंप्लीशन ऑफ योर आईटीआई ट्रेनिंग व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू गेट अ जॉब। मैंने कहा तोड़कर समझना, क्वेश्चन कैसे तोड़ोगे। कंप्लीशन मतलब पूरा हो गया, आईटीआई आपकी आईटीआई की जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद फर्स्ट स्टेप आपका पहला कदम क्या होगा, क्या करने के लिए, नौकरी पाने के लिए, गेट अ जॉब। तो ये है इंग्लिश पढ़ने का आसान तरीका। मैं जानता हूं बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं तो इंग्लिश में दिक्कत होती है, इंग्लिश को तोड़ के शब्दों को समझिए, समझ जाएंगे आप। ठीक है, तो या नहीं, आईटीआई आपने कर लिया और आपको जॉब की तरफ जाना है, आप जॉब पाना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप कौन है जिसके माध्यम से आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं पहला ज्वाइनिंग लेटर। आईटीआई पास होते ही हमारे घर पर ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा। रिपोर्ट टू द वर्क, ये तो तब की बात होगी जब आपकी कहीं जॉब लग जाती है, ज्वाइनिंग हो जाता है, उसके बाद आपको रिपोर्ट करना होता है कि इस प्लांट में, इस सेक्शन में आपको रिपोर्ट करना है। तो ये तो नौकरी लगने के बाद की बात होगी ना। आईटीआई पास करने के बाद हम कह रहे हैं वेट फॉर जॉब। आप बैठ के इंतजार नहीं कर सकते नौकरी का कि आपने आईटीआई पास कर लिया, अब मैं घर बैठकर इंतजार करूंगा कि नौकरी आए तब मैं जाऊं। ठीक है, नहीं, सबसे आसान तरीका है अगर आपको प्राइवेट इंडस्ट्री में एंट्री करना है। अगर देखिए, ये तो होता है कि आईटीआई करने के बाद आपने गवर्नमेंट का टारगेट बना लिया, उसके हिसाब से कोचिंग तैयारी और सब कुछ कर रहे हैं आप,
एक होता है कि आपने वो सब आजमा लिया, अब उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि आप प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ जा सकते हैं या फिर सेल्फ बिजनेस कर सकते हैं। तो अगर प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ आप जा रहे हैं तो उस केस में इंडस्ट्री में नौकरी पाने का सबसे आसान तरीका है कि आप पहले अप्रेंटिस चूज करो। जब आप अप्रेंटिस के लिए जाते हो तो धीरे धीरे इंडस्ट्रीज में आपके कॉन्टैक्ट बन जाते हैं, और इंडस्ट्रीज बेल्ट जहां पर भी होती है, एक इंडस्ट्री होती है, वहां बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, तो फिर आपको अपडेट भी मिलता रहता है। जब भी कहीं वैकेंसी आती है धीरे धीरे आप वहीं सेटल हो जाते हैं, अप्रेंटिस पर जाते हैं, फिर किसी कंपनी में लगते हैं, फिर परमानेंट हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर सैलरी बढ़ती है। तो शुरुआत करने के लिए आईटीआई पास होने के बाद प्राइवेट इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप अप्रेंटिस सेलेक्ट करो, अप्रेंटिस के थ्रू किसी इंडस्ट्री में एंट्री कर जाओ, फिर धीरे धीरे अपने आप रास्ते आपके खुलते जाएंगे। ठीक है, तो पहला कदम क्या होगा? अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करना। ठीक है, तो यही होगा इसका सही आंसर कि आईटीआई पास होने के बाद जॉब की तरफ हमें जाना है तो सबसे पहला कदम क्या है कि हम अप्रेंटिस की तरफ जाएं। मुझे लग रहा है डबल में क्लिक कर दिया हूं। 347 व्हाट शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। कह रहे हैं, देखिए अब यहां पर भी देखिए व्हाट, क्या, अवॉइडेड नहीं करना चाहिए इंटरव्यू के दौरान। आसान है पढ़ना। इंटरव्यू के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए या क्या करने से बचना चाहिए। ठीक है, पहला कह रहे हैं ग्रीट द एम्प्लॉयर विथ स्माइल। कह रहे हैं जो आपको नौकरी देने वाला, एम्प्लॉयर कौन होता है? एम्प्लॉयर जो हमें नौकरी देने वाला है। तो हम नौकरी देने वाले को का अभिवादन करें स्माइल के साथ। यानी गए वहां पर इंटरव्यू देने तो जो भी वहां पर बैठे हुए हैं वाइवा या सॉरी हमारे हमसे क्वेश्चनिंग करेंगे, हमारे इंटरव्यू लेने वाले कंपनी के एचआर वगैरह हो सकते हैं, तो जाते ही हमें क्या करना होगा, जो भी टाइमिंग है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, उसके हिसाब से आपको अभिवादन करना। अभिवादन इन द सेंस कि गुड मॉर्निंग सर, थोड़ा सा स्माइल के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ आप ये शब्द बोलते हैं तो यही अभिवादन हो गया। ठीक है, तो ये तो हमें करना ही पड़ता है। आई कांटेक्ट बनाकर बात करना, भाई ये भी सही बात है। आई कांटेक्ट आप बनाकर बात करते हैं तो ये आभास होता है सामने वाले को कि नहीं ये व्यक्ति कॉन्फिडेंट है। ठीक है, लुक समवेयर एंड आंसर। कह रहे हैं कहीं और देखो और उसके सवालों का जवाब दो। नहीं, यही तो गलत है। इसमें पूछ रहा है कि अवॉइडेड क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, तो हमें यहां वहां नहीं देखना है। जब भी हम बात करें, कोई सवाल पूछा गया है तो सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर या उसकी तरफ चेहरा कर ही हमें बोलना है। ऐसा नहीं उन्होंने बोला कि अपने बारे में बताओ तो व्यक्ति सामने बैठा और मैं उधर इधर उधर देख रहा हूं, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूं, मैंने यहाँ से आईटीआई की है, ऐसे ऐसे पूरा पृथ्वी घूम लोगे। अब बहुत से लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, डरते हैं बच्चे, तो शुरू में ऐसे ही करते हैं, या तो नीचे देखेंगे या तो इधर देखेंगे या तो उधर देखेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। तो ये सब आपको नहीं करना होता। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि पूछ रहा क्या नहीं करना होता है तो आपको इधर उधर नहीं देखना आंसर देते समय। ठीक है, बाकी ये है कि आंसर द क्लियरली एंड लाउडली, कि जो भी आप आंसर दे रहे हैं वो साफ सुथरी आवाज में, तो इतनी तेज आवाज बोलें कि सामने वाला सुन पाए। कई बार लोग आंसर तो सही देते हैं लेकिन मुंह के अंदर ही बोलते रहते हैं, सामने वाले को सुनाई नहीं देता। ठीक है, फिलहाल which is most important document required by companies to select people for job। कह रहे हैं कि किसी कंपनी के द्वारा कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसकी जरूरत होती है अगर कोई व्यक्ति जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है या कोई व्यक्ति जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए कंपनी सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या प्रीफर करती है। तो देखिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका रिज्यूमे होता है। आप यही भेजते हैं कंपनीज को, तो फिर वो रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करती है, उसी बेसिस पर आपको कॉल करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। शुरू में आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट या फिर आपका बिहेवियर का, ये सब नहीं मांगा। ये सब भले ही बाद में मांगा जाए ज्वाइनिंग वगैरह सिलेक्शन के बाद, लेकिन शुरुआत जो होती है वो आपके रिज्यूमे से होती है। जिससे आपको नौकरी मिलती है वो किसके बेसिस पर मिलती है? आपके बायोडाटा रिज्यूमे में जो कुछ आपने मेंशन किया है उसके बेसिस पर आपको मिलती है। ठीक है, तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एनएपीएस? एनएपीएस क्या है? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, जिसको नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं, इसका फुल फॉर्म सिर्फ बताना है आपको, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। पहला ही आपका सही है। ठीक है, ये अप्रूव्ड नहीं है, एटीट्यूड भी नहीं है, अप्रेंटिसशिप प्रिवेंशन वगैरह भी नहीं है, ये है आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना। इसका क्या है कि भारत सरकार द्वारा ये स्कीम है, इसमें जो भी कंपनीज अपने यहाँ अप्रेंटिस वगैरह कराती हैं तो उसमें जो अप्रेंटिस ट्रेनी जो बच्चा होता है उसको अगर कुछ स्टाइपेंड मिलती है, 8,000 के आसपास मिलता है,
तो जो 8,000 रुपये मिलता है तो उसमें कुछ गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से प्रोत्साहन के रूप में फंडिंग करती है कंपनीज वगैरह को, जहां तक मुझे एक आइडिया है, यानी वो प्रोत्साहन बढ़ावा देती है अप्रेंटिस को। ठीक है, तो ये एक सरकार की योजना है, उसी को NAPS शॉर्ट में बोला जाता है कि वो अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देती हैं। बढ़ावा देने का इनका मोटिव ये है कि बहुत से बच्चे जो ITI कर लेते हैं तो उनको उतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है कि इंडस्ट्री फैक्ट्री में कैसे काम होता है। किताबी बात अलग हो गई, ITI का प्रैक्टिकल अलग हो गया, लेकिन इंडस्ट्री में क्या डिमांड है ये सीखने के लिए आपको अप्रेंटिस का मौका मिल सके, तो इसी के लिए इसको थोड़ा प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, बढ़ावा देती है सरकार, तो उसी का नाम है NAPS। What is the primary requirement to register और NAPS पोर्टल? चलिए हम तो आपको NAPS पोर्टल ही दिखा दे। पहले कह रहे हैं कि NAPS पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी जरूरत शुरू में ही पड़ती है? बाकी चीजें तो वैसे तो आपको सब कुछ वहां पर एंटर करना है। NAPS आप ढूंढेंगे, देखिए apprenticeshipindia.gov.in, इस तरह से आपकी वेबसाइट मिल जाएगी। यही है NAPS, देखिए यहाँ पर लिखा भी है NAPS। ठीक है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, तो ये है। और यहाँ पर अगर हम रजिस्ट्रेशन करने जाएं, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है लास्ट में, ये यहाँ पर आप कैंडिडेट के रूप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए कंपनी है तो एस्टेब्लिशमेंट, जैसे कंपनी जो अप्रेंटिस कराती है वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती है ना। तो हम कैंडिडेट की बात करेंगे यहाँ पर कि कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहेगा तो सबसे पहले क्या चाहिए? देखिए आंसर आपके सामने, सबसे पहले चाहिए ईमेल आईडी, यानी ईमेल आईडी के बिना आप पहला कदम ही नहीं बढ़ा पाओगे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यही आपका क्वेश्चन था। मैं वैसे आपको बताता तो शायद इतना ना समझ में आया, यहाँ पर आपको मैंने दिखा दिया कि अप्रेंटिस का जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहला कॉलम क्या चाहिए होगा? आपको अपना ये चाहिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, दोनों ऑप्शन है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर सिर्फ ईमेल आईडी मांग रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के समय यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप अपना क्या कर सकते हैं, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों एंटर करेंगे। हालांकि यहाँ पर देखिए अलग अलग शब्द दे रखे हैं, मोबाइल नंबर अलग दिए हैं, ईमेल अलग दिए हैं, जबकि इनको ऑप्शन ये देना चाहिए था कि दोनों की जरूरत पड़ती है। हालांकि इनकी जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ज्यादा ईमेल आईडी को प्रेफर किया है, तो हम लोग इसी को मान के चलते हैं, क्योंकि ईमेल आईडी पर आपका एक वेरिफिकेशन कोड भी आता है, एक वेरिफिकेशन लिंक आता है जिसके ऊपर आपको क्लिक करना होता है तो आपकी प्रोफाइल एक्टिव हो जाती है इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते समय। तो ईमेल आईडी आपकी क्या होनी चाहिए? वैलिड लिखा हुआ है, वैलिड इन द सेंस की आपको डमी नहीं डालना है, ऐसी ईमेल आईडी होनी चाहिए जो सच में आप यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि समय समय पर उस पर आपका अपडेट आती रहती है, एडमिट कार्ड का लिंक हो गया वगैरह वगैरह, और शुरू में रजिस्ट्रेशन समय भी उस पर आईडी पासवर्ड या ये सब चीजें आती रहती हैं। तो आपके लिए ईमेल आईडी यहाँ पर ज्यादा जरूरी है अन्य की अपेक्षा। ठीक है, आंसर डी होना चाहिए। वैसे तो रियल देखा जाए, रियल में तो मोबाइल और ईमेल दोनों मैंडेटरी है एक तरह से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने इसको इस आंसर को प्रेफर किया है तो हम भी इसी को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, वैसे आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको अंदर तो आधार नंबर, मार्कशीट की डिटेल सब कुछ देना पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए मैं अभिषेक सर को बुलाऊंगा, मैथमेटिक्स ज्यादा बेहतर समझाते हैं आपको। आंसर तो मैं दे सकता हूं लेकिन समझाने के लिए अभिषेक सर आ जाएंगे। ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन मैं पढ़ के काम क्यों कम करूं, अभिषेक सर अपना काम करेंगे। सर क्वेश्चन पढ़िए, इसका आंसर दीजिए, इसके आगे क्वेश्चन फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी ने एक दिया 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, और उसे 120 रुपए में बेच दिया। तो जो चीज खरीदी जाती है उसे हम लोग क्या क्रय मूल्य बोलते हैं, क्रय मूल्य जो खरीदा जाता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे 100 रुपए, मतलब जितने में खरीदा हुआ उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, और जितने में बेचा, कितने में बेचा है 120 रुपए में बेच दिया, तो बेचने वाला विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य उसे बेचने वाला जो होता है। ठीक है, कितना दे रखा है 120 रुपए दे रखा है, या फिर आप लोगों ने चार्ट में देखा होगा कहीं कहीं पे लिखा रहता है एसपी सीपी लिख देता है ना, सीपी कॉस्ट प्राइस जो होती है उसकी खरीदने वाली जो लागत मूल्य होता है, और विक्रय को एसपी लिख देता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये चीज दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है कि लाभ का प्रतिशत क्या है। लेकिन लाभ का परसेंटेज हमें तब पता चलेगा जब हमें पहले लाभ पता चलेगा कि लाभ कितना है। अगर हमें पता होगा कि लाभ कितना है तो परसेंटेज भी बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। पहले हम पता कर लेते कि हमें लाभ कितना हो। भाई हमने 100 रुपए, क्रय मूल्य मतलब जो इस पे खरीदा था हमने, विक्रय मूल्य मतलब जिस पर हमने बेचा था, कितने में खरीदा 100 रुपए में खरीदा था हमने, बेचा कितने में 120 रुपए में। लाभ कैसे पता चलेगा? लाभ बराबर फार्मूला हमने पहले भी बताया था आप लोगों को, क्वेश्चन आया था एक बार न्यूमेरिकल वाला। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, फार्मूला से देख लीजिए यार, नॉर्मल भी आप समझ सकते हैं कि भाई कोई वस्तु हमने 100 रुपए में खरीदा, 120 में बेच दिया, इसका मतलब 120 में बेचा है, जितने का खरीदा तो उसमें से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लाभ कितने का हुआ।
तो बेचा था हमने 120 रुपए में, विक्रय मूल्य हो गया, खरीदा था 100 रुपए में, क्रय मूल्य हो गया, कितने का लाभ हुआ, 120 में 100 हो गया, 20 रुपए का लाभ हुआ हमें, कितने का हुआ, 20 रुपए का। ये तो हमें लाभ पता चला, लेकिन क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि लाभ प्रतिशत पूछा हुआ है ना, यहाँ पे देखेंगे तो लाभ का प्रतिशत पूछा हुआ है। देखिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बहुत ही आसान होता है, कुछ नहीं करना है, ये बस फॉर्मूला आप ध्यान रखिए कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कि कितने का हमें लाभ हुआ है बटे क्रय मूल्य। हमेशा जब भी हम हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत हो, कभी भी कुछ भी निकालते हैं हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं कि जितने पे हमने खरीदा था, ठीक है, बेचा होता है उससे नहीं मतलब है, जिस चीज पे हम खरीदते हैं जो हमारा क्रय मूल्य होता है उसी पे लाभ या हानि निकाला जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो हमेशा नीचे क्या रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा। क्योंकि प्रतिशत है तो प्रतिशत के लिए हमें यहाँ पे 100 का गुणा करना पड़ेगा, ये प्रतिशत में आ जाएगा। बस इस पे हम रख देंगे आराम से, वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। लाभ कितने का है, 20 रुपए का है, यहाँ पे हमने निकाला था 20 रुपए। क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपए में हमने खरीदा था, तो 100 रुपए इंटू 100 प्रतिशत, ठीक है। 100 वाला 100 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 20%। ये आ गया आपका क्या, लाभ प्रतिशत। तो बस आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। हालांकि बिना फार्मूले के भी आप कर सकते हैं, नॉर्मली अपने हिसाब से सोचेंगे तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 20% है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। काम खत्म हुआ मेरा, ठीक है। धन्यवाद सर। और मैं चाहता तो आपको बता देता, लेकिन इतने अच्छे से नहीं बताता, जितना बेहतर हो सके उसके लिए बेहतर लोगों को पकड़ा जाए। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कम मेहनत करना चाह रहा था, अभिषेक सर से करवा देता हूँ, क्योंकि अभिषेक सर सब चीजें थोड़ा बेहतर कर लेते हैं। चलिए, कुछ लोग अगर ऐसा सोच रहे हो कि मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती है, तो आप सही सोच रहे हैं, मतलब उतने अच्छे से नहीं आती ठीक है, कोई बात नहीं। प्रिवेंट वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 ऑल्सो नोन एज। देखिए एक एक्ट बनाया गया, एक्ट मतलब क्या होता है, अधिनियम। अधिनियम जो होते हैं ये भारत सरकार द्वारा ये सब बनाए जाते हैं, जिसमें अप्रेंटिस एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, दुनिया भर के एक्ट होते हैं, ठीक है, ढेर सारे नियम कानून। तो इस कानून के अंतर्गत यहाँ पर एक महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया गया, ठीक है। वर्क कहाँ पे सुरक्षा के लिए, वर्क प्लेस पर। अगर कोई महिला किसी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, कॉलेज में काम करती है तो उसके सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया गया है जो एक्ट 2013 के नाम से है। तो उसको और किस नाम से जाना जाता है ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में एक टॉपिक है POSH, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो ये स्पेशली जो है महिलाओं के शोषण के लिए, उससे बचाव के लिए जो एक्ट है, ये जो नियम है वो बनाया गया था, और उसको हम कहते हैं POSH, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ये आपको महिलाओं के लिए स्पेशली ये बनाया गया है, और उसी को यहाँ पर उन्होंने एक्ट 2013 के नाम से भी है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। POSH, जिसको आप लोग याद रखिएगा, POSH जो है महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, ठीक है। इसी के अंतर्गत एक ICC कमेटी भी बनाई जाती है। ICC होता है इंटरनल कंट्रोल कमेटी, ठीक है। ये क्या करती है कि आपके, हो सकता हो थोड़ा बहुत मैं ICC का फुल फॉर्म शायद गलत बता रहा हूं, वैसे थोड़ा सा डाउट है बट गलत नहीं होगा। आंतरिक कमेटी होती है किसी फैक्ट्री में, अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पे एक नियम होता है कि अगर आपके यहाँ महिलाएं काम कर रही हैं तो आपके फैक्ट्री में एक कमेटी बनी होनी चाहिए, ICC होना चाहिए, एक विभाग होना चाहिए, कह लीजिए एक विभाग होना चाहिए, जो क्या करे कि महिलाओं के साथ अगर कोई ऐसा शोषण या इस प्रकार की हरकत होती है तो उसके खिलाफ वो शिकायत करना चाहे तो सबसे पहले वो ICC में शिकायत दर्ज कर सके, और उसके बाद ICC उस शिकायत का निस्तारण अगर अपने लेवल पर कर सकती है तो ठीक है, नहीं तो आगे जो भी नियम कानून के तहत होता है वो आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन शुरुआत में पहले कंप्लेन दर्ज कराने के लिए महिला को दिक्कत ना हो, कहीं दूर दराज ना जाना पड़े, इसीलिए जिस फैक्ट्री में वो काम करती है वहीं पर एक कमेटी बनाई जाती है ICC, और इसमें जो मेंबर बनाए जाते हैं या जो हेड बनाए जाते हैं इस कमेटी के, उसे कोई सीनियर महिला ही बनाई जाती है उस कंपनी में काम करने वाली, जो पहले से काफी सीनियर हो, अच्छे पोस्ट पर हो, ऐसे महिला को वहां पर बना दिया जाता है, क्योंकि महिला होगी तो ज्यादा बेहतर समझ पाएगी एक महिला को और उसके दर्द को। इस वजह से यहाँ पे मतलब जो इस कमेटी का अध्यक्ष कहा जाए तो उसको एक महिला को बनाया जाता है जो वहां पे वरिष्ठ, पहले से मतलब सीनियर हो अन्य लोगों के अपेक्षा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करेंगे महिलाओं को सुरक्षा पर बचाने के लिए जो अधिनियम 2013 है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको POSH के नाम से भी जाना जाता है। ये सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
रजिस्टरिंग ऑन पोर्टल टू प्रोवाइड लर्न वाइल अर्न अपॉर्चुनिटी। कह रहे हैं एक ऐसा पोर्टल बताइए जहां पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सीखने के साथ साथ कमाने का भी मौका मिलता है, यानी आप सीखते भी हैं और उसके साथ साथ आप कुछ पैसा भी कमाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? तो एक्चुअल में इस स्कीम को अप्रेंटिसशिप बोला जाता है। अप्रेंटिसशिप क्या होता है? 1 साल की एक ट्रेनिंग होती है जिस दौरान आपसे पूरा 10, 12, 14 घंटे नहीं काम करा सकती फैक्ट्री, सिर्फ 8 घंटे जो वर्किंग आवर्स होता है उसी में आपको बुलाया जा सकता है। हालांकि अब देखा जाए तो बहुत से नियम तो बनाए जाते हैं लेकिन उतना पालन हो नहीं पाता। जगह जगह सुनने को मिलता भी है कि अप्रेंटिस वाले बच्चों से भी 10 घंटे 12 घंटे सुनने में आ जाता है कि काम करवा लेते हैं। लेकिन नियम ये रहता है कि वो सिर्फ 8 आवर्स के लिए उनको बुलाया जाए और इस दौरान वो नए होते हैं, उनको फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करने का अनुभव नहीं होता है, तो क्या करते हैं? काम करना सीखते हैं, लर्न, और साथ में उनको एक स्टाइपेंड के रूप में कुछ सैलरी भी मिल जाती है, यानी अर्न। तो ये कैसे होता है? ये अप्रेंटिसशिप। और अप्रेंटिसशिप के लिए मैंने बताया था कौन सा पोर्टल है अप्रेंटिसशिप के लिए? NAPS पोर्टल है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम वाला जो पोर्टल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो दिखाया था, जहां पे ईमेल और हमें मोबाइल नंबर चाहिए था रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यही पूछ रहा है कि कौन से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सीखने के साथ कमाई कर सकते हैं, ऐसा कहां मिलता है आपको मौका? तो वो NAPS पोर्टल यानी अप्रेंटिसशिप का जो पोर्टल है उस पर हमें ये मौका मिलता है। चलिए, विच वन इज नॉट नहीं है एक करियर साइट, यानी जहां पर आप नौकरियां तलाश कर सको, ऐसी साइट नहीं है इसमें से कौन? तो इसमें से ये सबसे पहले ही दिख रही है कि यहाँ पे आप नौकरी नहीं मतलब आप मेल है तो आप क्या कर सकते हैं? आप ढूंढ सकते हैं अपने लिए वाइफ, और फीमेल है तो आप अपने लिए ढूंढ सकते हैं हस्बैंड। यहाँ पे नौकरी नहीं ढूंढ सकते, नौकरी करने वाली वाइफ, नौकरी करने वाले हस्बैंड भले ही ढूंढ लें। ठीक है, तो ये शादी.com क्या है? ये मैरिज के लिए है, शादी के लिए है। बाकी ये तीनों जो है ये प्रोफेशनल वेबसाइट्स हैं जहां पर आप नौकरियां तलाश सकते हैं, नौकरी ढूंढ सकते हैं। तो यही पूछ रहा है कि कौन सी वेबसाइट ऐसी है जो नौकरी के लिए नहीं है। ठीक है, जो नौकरी खोजने के लिए क्या नहीं है? तो नहीं, कौन नहीं है? शादी.com नहीं है। शादी.com नौकरी के लिए नहीं है भाई, ये शादी के लिए, अपने लिए जोड़ा ढूंढने के लिए। ठीक है, चलिए आंसर डी सही आपका। नेक्स्ट, अब जिन लोगों की शादी नहीं होगी वो तो खुश हो गए होंगे, गए होंगे, कितने लोग तो चले गए होंगे शादी.com खोलने, वीडियो बंद करके। रुक जाओ, अभी देख के पूरा क्लास देख के जाना। वो विल बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ICC इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आगे बात ना कि ये जो ICC होती है, मैंने बताया कि कंपनी में ICC एक कमेटी बना दी जाती है, जो महिलाओं के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, तो उसकी कंप्लेन दर्ज कराने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। और उस कमेटी की पीठासीन अधिकारी इन द सेंस कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब एक तरह से उस कमेटी की जो अध्यक्ष है वो कौन होगा? तो मैंने आपको बताया था कि कोई सीनियर महिला को बनाया जाता है जो उस कंपनी में काम करने वाली पहले से हो। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन सही है, सीनियर लेवल फीमेल एम्प्लॉय, यानी उस कंपनी में काम करने वाली सीनियर महिला को, जो पहले से थोड़ा, जिसके पास एक्सपीरियंस हो अन्य की अपेक्षा, जो सबसे ज्यादा सीनियर हो, उसको उस कमेटी का क्या बना दिया जाता है? अधिकारी या अध्यक्ष बना दिया जाता है। जो कमेटी बनाई जाती है, कौन सी कमेटी? ICC जो बनाई जाती है। ICC क्यों बनाई जाती है? क्योंकि POSH जो नियम है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, कौन सा नियम है? POSH नियम के अनुसार हर कंपनी में ICC होनी चाहिए, कमेटी होनी चाहिए, और उसके अध्यक्ष कौन होती है? जो महिला सीनियर हो वहां पे। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार से आंसर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू कैन मेंटेन हाइजीन एट एंड लेवल्स। ठीक है, कह रहे आप 2 स्तर पर क्या कर सकते हैं? स्वच्छता बनाए रख सकते हैं। एक तो देखिए, आप खुद को साफ सुथरा रख के, सेल्फ हाइजीन, पर्सनल हाइजीन की बात की जाए, मतलब आप स्वयं को साफ सुथरा रख सकते हैं, प्लस अपनी कम्युनिटी, अपने आसपास के जो लोगों का, आपका जो कम्युनिटी है, आपके जो लोग हैं, उनको आप साफ सुथरा रखने में उनको मोटिवेट कर सकते हैं। यानी आप स्वयं हो सकते हैं, प्लस आप आसपास भी सफाई रख सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं मिलजुल कर। ठीक है, तो यहाँ पर वही 2 चीजें आपको करना है कि यू कैन मेंटेन, व्यक्तिगत, आप निजी या व्यक्तिगत कहा जाए, और इसको हम कहेंगे समुदाय। समुदाय, ठीक है, यानी इसको पर्सनल एंड कम्युनिटी लेवल कह सकते हैं। पर्सनल एंड कम्युनिटी 2 लेवल पर हम जो है क्या मेंटेन कर सकते हैं? साफ सफाई, हाइजीन मतलब साफ सफाई।
ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका डी सही हो जाएगा। पर्सनल और कम्युनिटी लेवल पर हम हाइजीन यानी स्वच्छता जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल हाइजीन क्या होता है? खुद की साफ सफाई, अपने को अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे इन द सेंस कि धुले हुए साफ सुथरे कपड़े पहनना, नाखून सही साफ सुथरा रखना, खाने से पहले हाथ धोना, ये सब मतलब साफ सफाई। नहाना, कुछ लोग तो नहाते नहीं है ठंडी में, तो डेली नहाना, ये सब चीजें हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन लाइक, और ये सब चीजें जो कुछ भी मैं बोला हूं ये सब पर्सनल हाइजीन है, क्योंकि ये सब हम स्वयं का करते हैं, अपना नाखून, अपना बाल कटवाना, ये सब चीजें हैं। इंफॉर्मेशन लाइक व्हाट काइंड ऑफ जॉब इन डिमांड इज नोन थ्रू। ठीक है, कह रहे हैं कि किस चीज के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि किस प्रकार की नौकरियां डिमांड में है। मतलब किस होता है ना, समय समय की बात होती है कि कभी एक टाइम था इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत डिमांड थी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा और बीटेक के बच्चों को बहुत नौकरियां मिलती थी। ठीक है, इस समय डिमांड कंप्यूटर साइंस की है। पिछले 2-3 वर्षों 4 वर्षों से देखा जाए तो कंप्यूटर के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काफी डेवलपमेंट हो रहा है। तो कैसे पता चलता? हमें मार्केट से पता चलता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, तो उसी से हमें पता चल पाता है कि किस सेक्टर में, किस क्षेत्र में नौकरियों की डिमांड है या होने वाली है। कैसे पता चलता है? मार्केट के ट्रेंड से पता चलता है कि मार्केट में किस तरफ ज्यादा रुझान है, किधर ज्यादा काम निकल रहा है, किधर ज्यादा ग्रोथ हो रही है। ठीक है, एक टाइम था बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही थी, तो सिविल के लोगों की काफी डिमांड आ रही थी। प्राइवेट सेक्टर में भी जगह जगह ढेर सारे टावर्स बन रहे थे, फ्लैट्स बन रहे थे। तो समय के साथ हर सेक्टर में उतार चढ़ाव आता रहता है। ठीक है, तो हमें पता कैसे चलता है? मार्केट के ट्रेंड से पता चलता है। तो यही ये पूछ रहा है कि किस प्रकार की नौकरियों की डिमांड है यानी मांग है, कैसे पता चलता है, किसके माध्यम से पता चलता है? तो ये हमें पता चलता है मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमी, कि जो किस क्षेत्र में जो अर्थव्यवस्था है आगे बढ़ रही है, किधर ज्यादा खर्च हो रहा है, कहां पर ज्यादा काम हो रहा है, उससे पता चल पाता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपके कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, कि जो मार्केट का ट्रेंड है उससे पता चलता है कि किस क्षेत्र में अवसर ज्यादा मिल रहा है, मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, मेंटेनिंग ट्रिम्ड क्लीन नेल्स, ब्रशिंग टीथ, वॉशिंग हैंड बिफोर आफ्टर फूड। एग्जाम्पल यही है, कटे हुए नाखून साफ सुथरा, 2 बार 4 बार ब्रश करना। ठीक है, खाने और खाने के बाद हाथ धोना किस स्वच्छता के अंतर्गत आता है? देखिए, स्वच्छता मैंने बताया था अभी जस्ट पहले, इसी को मैं डिस्कस कर रहा था एक क्वेश्चन पहले। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, और हर व्यक्ति, जितने भी स्टूडेंट है मेरे, मैं सबसे चाहूंगा कि जरूर आप इसका आंसर दीजिएगा, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन लास्ट है, प्लस यहाँ पर आपका जो एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर है फिनिश होता है पूरी तरह से। और मैं आप लोगों को फिर से रिकॉल करा दूं एक बार कि अगर आप टोटल क्लासेज 1 to 24 समझकर, क्वेश्चंस के इमोशंस को, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझकर आपने वीडियोस देखा होगा, तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपको एकदम डरने की जरूरत नहीं है, आप अच्छा नंबर स्कोर करोगे। ठीक है, बशर्ते आपने टोटल क्लासेस अच्छे से देखी हो, समझी हो, पढ़ी हो। सिर्फ क्वेश्चन रटना नहीं, एबीसीडी किए हैं तो एबीसीडी के अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा। लेकिन मैंने कहा ना कि सही से अगर आप पढ़े होंगे तो मैं अश्योर करता हूं कि शानदार रिजल्ट आएगा आपके एम्प्लॉयबिलिटी में। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है कि हाथ धोना, नाखून साफ करना, बाल काटना, ब्रश करना किस प्रकार की स्वच्छता है। ठीक है, समाज की स्वच्छता है, किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्वच्छता है, किसी समुदाय की स्वच्छता है, या ये आपकी स्वच्छता है? आंसर कमेंट करना है आपको। और क्लासेस कैसी लगी टोटल आपको आज तक, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आने वाले टाइम पर आपकी डिमांड और हमारे एनालिसिस के हिसाब से और जो कुछ समझ में आएगा कि कुछ और प्रोवाइड करना है या किस प्रकार से और कोई प्लानिंग करनी है, तो हम जरूर करेंगे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1 to 24 क्लासेज आपको मस्ट है देखना, अच्छे से समझ कर देखिए और अच्छा स्कोर ले आइए आप लोग। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।